जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास से लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैं मध्यकालीन भारत का 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। सल्तनत काल का गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये दोनों पढ़ा चुका हूँ। और इससे पहले मैं प्राचीन भारत का पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाकर उसे देख लें, उसके बाद सीरियल वाइज देखें और फिर यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोधी वंश से। लोधी वंश लोधी वंश का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के था? कौन शासक था जो अफगान मूल के था? तो ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोधी। तो ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। लोधी वंश था जो अफगान मूल से था। अफगान मूल से लोधी वंश था। यदि लोधी वंश का शासनकाल देखें तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल रहा है। 1451 से लेकर के 1526 तक। और जबकि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और वो 1451 में लोधी वंश के संस्थापक बने। और ये शासक, लोधी वंश के जो शासक हुआ करते थे वो अफगान मुल्क थे, अफगानिस्तानी थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो देख लिया जाए सही क्रम क्या है। देखिए, सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का कार्यकाल क्या था? सिकंदर लोधी का कार्यकाल यदि आप देखें तो 1489 से लेके 89 से लेकर के 1517 तक था सिकंदर लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी को यदि देखें तो 1517 से लेकर के 1526 तक इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। ये कितना हो गया? 1489 से 17, 89 से 1517 तक। इब्राहिम लोधी हो गया 1517 से लेकर के 26 तक। इब्राहिम लोधी 26 तक। और बहलोल लोधी का कार्य कितना था? तो बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 से लेकर के 1489 तक था बहलोल लोधी का कार्य। तो सबसे पहले कौन आएगा? बहलोल लोधी। उसके बाद कौन आएगा? सिकंदर लोधी। उसके बाद कौन आएगा? इब्राहिम लोधी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। पहले बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। थर्ड में कहा जा रहा है, दिए गए मानचित्र में किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में एक से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? ये देखिए छोटा सा नजर आ रहा है, ए है। ये स्थान के बारे में पूछा जा रहा है हमसे कि ये स्थान है इस मानचित्र में, ये स्थान वो किस नगर से संबंधित है? तो यह स्थान उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है। यह स्थान, ये वाला क्या पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश के आसपास। तो उत्तर प्रदेश के आसपास ऑप्शन देख लेते हैं, किस वंश से संबंधित है और लोधी वंश के किस शासक से संबंधित है, यह भी पूछा है हमसे क्वेश्चन कि लोधी वंश के किस शासक से संबंधित है और कौन सा क्षेत्र है ये। बहलोल लोधी जौनपुर, ए में कह रहा है। बी में सिकंदर लोधी अलीगढ़। सी में इब्राहिम लोधी जौनपुर। डी में इब्राहिम लोधी अलीगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बहलोल लोधी जौनपुर। जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ वहां था, जो ए कैपिटल ए से दर्शाया वो जो क्षेत्र, वो इब्राहिम लोधी के जौनपुर का से संबंधित है। दिया गया जो मानचित्र है बहलोल लोधी साम्राज्य इंगित करता है।
इनमें ए के जौनपुर नगर चिन्हित किया गया। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध, सहारनपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली का युद्ध में पराजित किया था। यदि खतौली का युद्ध देखे तो 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो कौन सा सुल्तान है जो एक नगर बसाया था जिसे अब आगरा कहा जाता है? तो देखिए, वो सिकंदर लोदी थे, आगरा के संस्थापक के रूप में। और सिकंदर लोदी का जो आगरा बसाए थे वो 1504 ईस्वी में एक नगर बसाए थे जहां पर अब आगरा है। सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाए थे। यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। और सिकंदर लोदी ने एक नाप का पैमाना चलाए थे, वो गज सिकंदरी कहलाता है। सिकंदर लोदी के द्वारा कृषि भूमि एवं व्यापार के उन्नति के लिए कृषि भूमि के लिए एक नाप का पैमाना चलाया था, उसे गज सिकंदरी कहा जाता है। और सिकंदर लोदी एक कविताएं लिखा करते थे। उस कविता में गुलरुखी नाम से अपना उपनाम लिखा करते थे। वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जाता है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आगरा शहर की नींव डालने और सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, वो कौन सा सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था, या सिकंदर लोदी था? तो ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी था, जो आगरा शहर का नींव 1504 ईस्वी में डाले थे और बाद में उसे उसका सल्तनत काल का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? गुलरुखी के उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सिकंदर लोदी जो थे, किसके नाम से? तो गुलरुखी नाम के उपनाम से कविता लिखा करते थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना किन्होंने किया था? तो आगरा के संस्थापक कौन थे? बलबन थे, बहलोल लोदी थे, सिकंदर लोदी थे, या फिरोज शाह तुगलक थे? तो आगरा की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? मतलब अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, वो कौन से सुल्तान थे? तो ये सुल्तान 4 ऑप्शन थे। अलाउद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, या सिकंदर लोदी थे? तो सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर कर समाप्त करने का घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, वो सिकंदर लोदी थे। और गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था इनका, एक माप का नमूना था, भूमि के माप का नमूना था, जिसे गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी डी मेरा सही आंसर होगा। और गज सिकंदरी का उपयोग शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा भी किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? और नीचे दिए कोट की सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश। यदि देखा जाए गुलाम वंश का कार्यकाल कितना है? 1206 से लेकर के 1290 तक ये गुलाम वंश का कार्यकाल है। ठीक है, गुलाम वंश का कार्यकाल 1290 तक हुआ। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल हो गया। ठीक है,
उसके बाद यदि हम देखें खिलजी वंश, तो 1290 से लेकर के 1320 तक, है ना, 1320 तक ये खिलजी वंश का शासनकाल था, 1290 से 1320 तक। और उसके बाद आप एक एक इसमें और जोड़ देते हैं, तुगलक वंश। तुगलक को देख लिया जाए, इसमें तुगलक को भी जोड़ दीजिए। तुगलक वंश को यदि जोड़ दें, 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल हो गया। उसके बाद सैयद का 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का कार्यकाल हो गया। ठीक है, 1451 तक सैयद वंश का कार्यकाल हो गया। और लोधी वंश का कार्यकाल देखें तो लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से लेकर के 1526 तक, 1526 तक। तो ये पूरा कार्यकाल है। अब इससे आप कर सकते हैं। देखिए एक बार, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। ठीक है, लोधी वंश, लोधी वंश का कार्यकाल देखें तो 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। सैयद वंश का कार्यकाल देखें तो सैयद वंश का कार्यकाल हो गया 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश। और एक वंश छूट रहा था सल्तनत काल में, तुगलक वंश, जिसे मैंने लिख दिया है। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 तक। तो पूरा के पूरा सल्तनत काल के बारे में मैंने बता दिया है। तो अब इसमें हमको मैच करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, 4 नंबर, एगो में आंसर ऐसे ही मिल गया। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद सैयद वंश। लेकिन यदि इसमें हम इसको भी जोड़ दें तो उसके बाद तुगलक आएगा, तब सैयद आएगा। पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। और लोधी वंश से संबंधित ये अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो गुलाम वंश का नहीं था, कौन नहीं था? तो इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था, बलबन गुलाम वंश का था, इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल देखे 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल। इल्तुतमिश का देखे तो 1210 से लेके 36 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल, 1210 से 36 तक इल्तुतमिश। बलबन का कार्यकाल देखें तो बलबन का कार्यकाल आपको 1200 बलबन का कार्यकाल 66 से लेकर के कितना, 1266, 1266 से लेकर के 87 तक बलबन का कार्यकाल, 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 1517 से लेकर के 1526 तक इब्राहिम लोदी का कार्यकाल। तो ये पूरा हो गया। इब्राहिम लोदी हो गया 1526 से 17, बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया 1210 से 36, बलबन हो गया 1266 से लेकर के, और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया 1206 से लेकर के 10 तक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इब्राहिम लोदी लोधी वंश से संबंधित था, बाकी अन्य तीनों गुलाम वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को हम लोग पढ़ते हैं। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1336 में। किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और इसने अपने पिता के नाम पर, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर, पिता का नाम क्या था? संगम था। उन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया। संगम वंश। ठीक है, पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया। ठीक है, इसमें विजयनगर साम्राज्य में चार वंश आते हैं। संगम वंश, स्लूप, तुलुब, अरबिड्डू। संगम, स्लूप, तुलुब, अरबिड्डू, ये वंश की क्रम आपको याद रखना होगा। 4 वंश कौन कौन आएंगे? संगम वंश, स्लूप वंश,
तुलुप वंश, अराविड्डू वंश। ये क्रम आपको याद रखना होगा। ये विजयनगर साम्राज्य में आने वाले वंश होंगे, आने वाले शासकों का वंश होगा संगम, श्लूप, तुलुप, अराविड्डू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न संगम वंश से क्या है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? विजय राय ने, हरिहर टू ने, हरिहर एवं बुक्का ने, या बुक्का टू ने? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थे और संगम वंश की स्थापना किए थे। संगम वंश की अपने पिता के नाम पर, उनके पिता के नाम संगम था, इसलिए उन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दी है, इसलिए संगम वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन थे? विजयनगर राज्य के संस्थापक, उनके बारे में पूछा जा रहा है। हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, या पुष्यमित्र, या भद्रबाहु? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया? इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। उस देवता की, ये कथन किन्होंने कहा था? अमोघ वर्ष प्रथम ने, बल्लाल द्वितीय ने, सी में है हरिहर प्रथम ने, या प्रताप रुद्र द्वितीय ने? तो यह कथन हरिहर प्रथम का है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी यानी तुंगभद्रा नदी को कहा जा रहा है, कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, दक्षिणी तट पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। कौन? तो हरिहर प्रथम ने उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नगर पर राज्य करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। किस देवता, किस भगवान के बारे में बात कही जा रही है? तो भगवान विरूपाक्ष की, भगवान विरूपाक्ष की है दक्षिण की समस्त भूमि, भगवान विरूपाक्ष की है। तो उनकी प्रतिनिधि के रूप में हरिहर प्रथम ने शासन किया था, तो उनका ये कथन था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 में। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? कौन कवित्री थी जो अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजयों या विजय अभियानों का वर्णन करने वाली थी? वो कवित्री कौन थी? 4 ऑप्शन है, भारती, गंगा देवी, वरदंबिका, या विज्जिका? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, वह गंगा देवी थी। गंगा देवी थी जो अपनी पति की मधुरा विजय पर एक ग्रंथ लिखी थी, मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखी थी। कौन सा? मधुरा विजयम नामक। उनके पति का नाम कुमार कंपन था, जो बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कुमार कंपन, उसने मधुरा को विजय किया था। अडयार ने मधुरा की विजय किया था। कुमार कंपन अडयार ने मधुरा का विजय, मथुरा को विजित करके विजयनगर में शामिल कर लिए थे। इसी से उनकी पत्नी ने एक इस विजय पर एक ग्रंथ लिखी, मधुरा विजयम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। उसका उनकी पत्नी का नाम क्या था? विजय गंगम, गंगा देवी। नेक्स्ट, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। वो कौन शासक था विजयनगर का जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, हरिहर टू। हरिहर टू 1777 ईस्वी में, 1377 ईस्वी में से 1404 ईस्वी तक हरिहर टू का शासनकाल रहा है। हरिहर टू का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1377 से 1404 ईस्वी तक हरिहर टू का कार्यकाल रहा है। और हरिहर टू ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। हरिहर टू ने किनका? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। और वो हरिहर टू बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उनका हरिहर टू उनका पुत्र था। बुक्का की पुत्र थे कौन? हरिहर टू। और उन्होंने ने बेलगांव और गोवा को छीना था बहमनियों से। हरिहर टू ने ही बेलगांव और गोवा को बहमनियों से छीना था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, थोड़ा लंबा है
थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए थोड़ा सा छोटा किए हैं तो थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है, केवल ऑप्शन दिखना चाहिए। फर्स्ट में कहा जा रहा है, कथन फर्स्ट में है, नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालूब वंश की आरंभ किया। तो बिल्कुल सही है, नरसिंह सालूब ने ही सालूब वंश की क्या किया, आरंभ किया। सालूब वंश के संस्थापक कौन है, तो नरसिंह सालू, नरसिंह सालू सालू वंश का संस्थापक है। तो पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलुक वंश आएगा, फिर अरबिड्डू वंश आएगा, ठीक है। और फिर वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना और वीर नरसिंह ने ये तुलुक वंश की स्थापना की। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया और वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी ने अनुज कृष्णदेव राय ने थे, सही है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। तो सब सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। 4 ऑप्शन है, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह, गजपति। तो ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ राजा कृष्णदेव राय ने लड़ाई लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है, और इसमें विजय प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज है, काफी इंपॉर्टेंट है। अष्ट दिग्गज कौन थे कृष्णदेव राय के दरबार में। 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परमास दाता थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर, बी मेरा सही आंसर होगा। 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। 8 तेलुगु कवियों का एक संगठन था जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु कवि का, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने किस भोज की, आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय ने स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। कृष्णदेव राय भी स्वयं, और उनकी प्रमुख रचना है, कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना क्या है, आमुक्त मल्याद। आमुक्त मल्याद किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की है, ठीक है। और इन्होंने आंध्र भोज की स्थापना किया था, आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, जस्ट प्रश्न पूछ लिया गया है। तो किसे आंध्र भोज कहा जाता है, कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर प्रथम को, या बुक्का प्रथम को। बुक्का को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को दिया गया था। अब कहा जा रहा है अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित है। तो अष्ट दिग्गज अभी जस्ट हमने बताया, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है। कृष्णदेव राय से संबंधित है अष्ट दिग्गज। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है अष्ट दिग्गज किस राज्य से संबंधित है। तो अष्ट दिग्गज है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। किस साहित्य का स्वर्ण युग था कृष्णदेव राय के समय में, कौन सा साहित्य का स्वर्ण युग था। कोकणी का था, मलयालम का था, या तमिल था, या तेलुगु था। अब तो बड़ा कंफ्यूजन होगा तमिल और तेलुगु में, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना। कृष्णदेव राय में तमिल साहित्य नहीं, तेलुगु साहित्य का, इसका तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए तेलुगु साहित्य की अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, कवियों का अष्ट प्रधान हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की, यह प्रश्न पूछा है हमसे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किए थे। तो यह प्रश्न है, इस प्रश्न को हम देखें, बरंगल को, नागरपुर को, चंद्रगिरी को, उदयगिरी को। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किए थे, यदि इसे हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नागलपुर को, नागलापुर को कृष्णदेव राय ने नगर की स्थापना किया था। कौनपुर, नागलापुर नामक नगर को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का हजारा मंदिर
किसके शासनकाल में हुआ था? कृष्णदेवराय के, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के या हरिहर प्रथम के? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। कृष्णदेवराय के समय में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था विजयनगर में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो थे विजयनगर किसके समय में आए थे? सबसे पहले अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत थे, फारस से आने वाले थे अब्दुल रज्जाक, और संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय टू के समय में आए थे। किसके? देवराय टू के समय में अब्दुल रज्जाक आए थे। देवराय टू का कार्यकाल 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक था। देवराय टू का कार्यकाल 1442 से लेकर 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक था। इसी के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, और कौन से यात्री थे? वो फारस के यात्री थे, फारसी यात्री, फारस से आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आए थे। देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। निकोलो कांटी किसके समय में आए थे? तो निकोलो कांटी थे जो किसके समय में भारत में पर आए थे? तो निकोलो कांटी, चार ऑप्शन है इसमें से किसके समय में कहां से आए थे? तो निकोलो कांटी एक इटली के यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कांटी कहाँ के थे? तो इटली के थे, इटली के, और देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे निकोलो कांटी। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे निकोलो कांटी। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में, निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में आए थे, और इटली के थे और वो फारस के थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 17 की ओर। कार्यकाल के अनुसार मैच करना है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किए थे वो कौन विख्यात है? देखिए, तो एक और नन और टिक्कन नामक दो तेलुगु कवि थे जिन्होंने महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 और कथन नंबर 3 और 4 मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है। देखिए, 11वीं शताब्दी में नन ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद करना प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, और फिर 14वीं शताब्दी में एक और कवि आए जिसे एररन कहा जाता है, उनके द्वारा इसे पूरा किया गया। ये तीनों कवि मिल करके तेलुगु साहित्य में महाभारत को लिखा, तेलुगु में लिखा, और ये तीनों कवियों को तेलुगु साहित्य में कवित्रय के रूप में जाना जाता है। क्या? कवित्रय के रूप में जाना जाता है, तीनों को मिलाकर। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था कहाँ का? परमार राजाओं का, सातवाहनों का, या विजयनगर राजाओं का, या वकाटक राजाओं का? तो वैदिक ग्रंथों का जो भाष्यकार है सायन को आश्रम प्राप्त था वो विजयनगर राजाओं का प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है कि वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय रहा? किस एक काल में सक्रिय रहा? तो विजयनगर साम्राज्य में सक्रिय रहा। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किसके राज्यरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? कौन से शासक के राज्यरोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं? हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, कुलोत्तुंग प्रथम, या राजराज प्रथम? तो वो कौन से शासक हैं? तो वो कृष्णदेवराय के राज्यरोहण को 500 साल गुजर गए हैं। कृष्णदेवराय का राज्यरोहण 1509 ईस्वी में हुआ था, 1509 ईस्वी में हुआ था, और उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेवराय का कार्यकाल 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक था। ठीक है, और इनका कार्यकाल का कितना वर्ष हो गया? 500 से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ये 2008 का ही प्रश्न है। उस समय ही 500 से ऊपर हो गया था, 503 वर्ष हो गया, अब तो और आगे बढ़ गया है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 21 में है कि 1365 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ?
1365 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध? नहीं, 1526 में हुआ था। और खानवा खानवा का या खानवा का युद्ध? अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तालीकोटा का युद्ध 1365 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध में कौन कौन था? विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिद्दर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था। ये तीनों चारों मिल करके संयुक्त सेना संगठन बना करके विजयनगर को तालीकोटा के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तालीकोटा के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था वो हमसे पूछा। अकबर और मालवा के सुल्तानों के बीच? गलत। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच? गलत। तालीकोटा के युद्ध विजयनगर और बहमनी के बीच नहीं था। विजयनगर और बीजापुर, अहमद और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था, यह हमसे पूछा है। सदाशिव, तिरुमल, रंगाटू या बेकट्टू? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उस समय बेकट्टू था। वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक बेकट्टू थे। अरविंदु वंश का शासनकाल 1570 से लेकर के कहां तक? 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक रहा अरविंदु वंश का शासनकाल। ठीक है, अरविंदु वंश का स्थापना हुआ था 1570 में। तिरुमल ने सदाशिव को पदस्थ करके पिनेकुंडा में की थी। तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? संगम वंश। फिर संगम के बाद होता है संगम सुलुभ वंश, सुलुभ के बाद आता है तुलुप वंश और तुलुप के बाद आता है अरविड्डू वंश। ठीक है, तो अरविड्डू वंश के ही तिरुमल ने स्थापना किया था अरविड्डू वंश को और 1570 में। और इसके उत्तराधिकारी रंग प्रथम था तिरुवंश का। अरविड्डू वंश का और तिरुमल का उत्तराधिकारी रंग प्रथम था और रंग प्रथम के बाद बेकर द्वितीय शासक बनता है। रंग प्रथम के बाद बेकर द्वितीय शासक बनता है। ठीक है, और उसने अपना मुख्यालय चंद्रगिरी में बसाया था। तो बेकट्टू वोडियार का समकालीन था जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था क्या थी? वो अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों का आमदनी या मुद्रा प्रणाली? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वित्तीय व्यवस्था जो थी भू राजस्व से संबंधित था। किससे? भू राजस्व से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कहा जा रहा है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व नियत होती थी, तो बिल्कुल सही है। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा रहा निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? किस स्थान का खंडहर? तो वो बीजापुर का खंडहर, सॉरी हम्पी का खंडहर। हम्पी का खंडहर है जो प्राचीन विजयनगर के राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है विजयनगर के किस शासक ने चीन के साम्राज्य के पास अपना राजदूत भेजा था? चीन के साम्राज्य के पास अपना राजदूत कौन सा विजयनगर साम्राज्य ने भेजा था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेवराय ने या सुलभ नरसिंह ने? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बुक्का प्रथम ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। और यदि बुक्का प्रथम का कार्यकाल देखें तो 1356 से लेकर के 1370 ईस्वी तक था बुक्का प्रथम का कार्यकाल। ठीक है, और 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, एक दूत मंडल भेजा था। कौन? बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है।
नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न 29 प्रश्न को देखें। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बेल्लूर में, भद्राचलम में, हम्पी में, श्रीरंगम में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर, विरूपाक्ष भी, हम्पी का विठल स्वामी मंदिर है, हम्पी में है विठल स्वामी मंदिर। तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। कृष्णदेव राय का कार्यकाल 1509 से 1529 में है। जो विठल स्वामी मंदिर बनवाए हैं कौन? तो तुलु वंश के थे शासक कृष्णदेव राय ने बनवाया था विठल स्वामी मंदिर। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही यदि आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।